सभी का स्वागत। मानो तो माँ मैं गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी। काशी में शायद यही बात चरितार्थ हो रही है। आपको दिखा सकते हैं कि अभी मार्च का महीना चल रहा है और गंगा के बीच में रेत के टीले पड़ते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपको हम एक्सपर्ट के पास लेकर चलेंगे और वो आपको बताएंगे कि आखिर मार्च के महीने में गंगा के अंदर रेत के टीले क्यों पड़े। सर, जो वर्तमान में जो गंगा की स्थिति अभी है, अभी मार्च का महीना चल रहा है और रेत के टीले निकल आए हैं, तो क्या लगता है क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, अभी से जो गंगा में रेत दिख रहे हैं, तो रेत दिखने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि गंगा में पानी का प्रवाह लगातार कम होता चला जा रहा है। तो गंगा का प्रवाह जब कम हो रहा है तो वो ऐसा हो क्यों रहा है? तो पहली बात ये है कि आपने देखा होगा कि गंगा जब उत्तराखंड से निकलती है तो वहाँ पर हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए बांध बनाए गए हैं और बांधों के बनाने से आपने देखा होगा पानी को रोका जाता है और रोकने के बाद उतना ही पानी छोड़ा जाता है जो टरबाइन चलाने के लिए सफिशिएंट होता है। तो पहला कारण ये है कि गंगा में पानी की मात्रा कम हो रही है बांधों की वजह से। दूसरा कारण ये है कि जब नीचे आते हैं हरिद्वार में तो भीमगोड़ा केनाल के माध्यम से हम पानी का डाइवर्सन दूसरे प्रदेशों को कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम का पानी निकाल रहे हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पूरे गंगा बेसिन में गंगा के लेफ्ट और राइट दोनों बैंक पर लिफ्ट केनाल्स बना रखे हैं सरकार ने और लिफ्ट केनाल से गंगा का पानी खींच करके हम लोग उसकी सप्लाई करते हैं इरिगेशन के लिए। और चौथा कारण है कि आपने देखा कि पूरे गंगा बेसिन में कोई हमारी वाटर पॉलिसी नहीं है कि हम कितना पानी नीचे ग्राउंड वाटर निकालेंगे। तो ग्राउंड वाटर का ह्यूज एक्सट्रैक्शन जिसको कि हम अति दोहन कहते हैं, तो ग्राउंड वाटर के अति दोहन से पूरा का पूरा ग्राउंड टेबल लगातार नीचे जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट्स ग्राउंड वाटर मिनिस्ट्री जो है हमेशा आपको कर रही है। तो ये चार कारण हैं जिसकी वजह से गंगा में पानी का प्रवाह कम हो रहा है। तो जब पानी का प्रवाह कम होता है तो इसके कुछ दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। पहला है कि सिल्टेशन रेट बढ़ जाता है। सिल्टेशन रेट बढ़ने का ही दुष्परिणाम है कि आपको जो मई और जून के महीने में रेत के टीले दिखते थे वो मार्च के लास्ट तक दिख रहे हैं। तो दिस इज एन इंडिकेशन, ये खाली ये बताता है कि गंगा में पानी का प्रवाह या गंगा में पानी की मात्रा कम हो रही है लगातार। अब इसका नुकसान क्या होगा? तो इसका पहला नुकसान है कि गंगा के पानी की पाचन क्षमता, जिसको हम साइंस में कहते हैं कि डाइजेशन कैपेसिटी, तो डाइजेस्टिव कैपेसिटी जब कम हो जाएगी तो प्रदूषकों को पचाने की क्षमता गंगा की कम हो जाएगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा इसमें घटेगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ जाएगी और इतना ही नहीं, बहुत सी जगहों पर गंगा में पॉकेट्स बन जाएंगे जहां पर कि पानी का प्रवाह ही नहीं होगा। तो जब प्रवाह नहीं होगा तो एल्गल ग्रोथ होने लगेगा, फिर आप लोग देखेंगे कि पानी का रंग हरा हो गया। तो इस तरह के दुष्परिणाम देखेंगे और फिर इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर पड़ेगा। जलीय जीव जो हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जब हम नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी में थे उस समय गंगा डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था, जिसको जिंदा रहने के लिए 12 से 18 फीट डेप्थ का पानी चाहिए होता है। और पता लगा कि यदि वह पानी नहीं है तो जिंदा नहीं रह सकती है। तो ये दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे यदि इसी तरह से लगातार पानी कम होता गया। अब आप जानते हैं कि मैं साइंटिस्ट होने के नाते सिर्फ ये बात नहीं बताता हूँ कि समस्या हो रही है, हमें समाधान भी देखना पड़ेगा कि इसके समाधान हम कैसे करेंगे। जी। तो इसके समाधान के लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और
जो स्टोर्ड वाटर है बरसात के दिनों का, उसका मल्टीपल यूज कैसे होगा, इसमें हमें आम लोगों को, जो 45 करोड़ लोग गंगा बेसिन में रहते हैं, हमें जनमानस को जागृत करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, इसके दुष्परिणामों को बताना पड़ेगा। तो पहला काम तो जब हम ये करेंगे तो ग्राउंड में जो नीचे जा रहा है पानी, वो रुकेगा गंगा का। इसके बाद 80% से ज्यादा पानी गंगा का एक्सट्रैक्शन जो होता है वो इरिगेशन के लिए होता है। हमारे यहाँ इरिगेशन फ्लड इरिगेशन है। फ्लड इरिगेशन का मतलब ये होता है कि खेत में चाहे पेड़ हो और चाहे न हो, हम खेतों को नहर खोलकर पानी भर देते हैं। इसमें साइंटिफिकली देखा गया है कि 85% पानी बर्बाद हो जाता है और सिर्फ 15% पानी का यूज होता है। इसे यदि हम माइक्रो इरिगेशन टेक्निक में कन्वर्ट कर दें तो हमारा जस्ट उल्टा हो जाए। 85% पानी का उपयोग होगा और सिर्फ 15% लॉस होगा। तो हमें अपनी इरिगेशन की टेक्नोलॉजी को बदलनी पड़ेगी। तो इस तरह से कुछ काम है, जब तक हम उसको नहीं करेंगे। और एक अंत में ये भी मैं कहना चाह रहा था कि प्रदूषण की समस्या तो गंगा की थी ही, जिसे करीब करीब हम लोग सॉल्व करने लगे थे। अब सेफ गंगा की बात हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि गंगा में पानी नहीं रहा तो वो फिर हमारे लिए सबसे भयावह स्थिति होगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि गंगा में पानी के प्रवाह को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर मंथन होना चाहिए और हमें अब एक्शन ओरिएंटेड कार्यों को करना पड़ेगा। सर, क्या ड्रेजिंग भी कुछ वजह है क्या कि जो बालू के टीले निकल आ रहे हैं? देखिए, लोग कह रहे हैं पिछले वर्ष गंगा के पूर्वी किनारे पर ड्रेजिंग की गई थी और लोगों ने कहा कि यहाँ नहर बनाई जा रही है। यद्यपि उस नहर का कोई उपयोगिता इसलिए नहीं थी कि बालू का डिपोजिशन क्षेत्र है, वहां पर वो नहर बनाई गई थी, जिसको आपने देखा कि पहले ही बरसात के बाद वो नहर फट गई। लेकिन पानी के कम होने में उस नहर का कोई भी उसमें रोल नहीं है। तो सर, क्या करना चाहिए सरकार को? इसमें मुख्य कदम क्या उठाना चाहिए? सरकार को तो इमीडिएटली करना चाहिए कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की जो है टेक्नोलॉजी को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें आम जन के बीच। सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं होगा, हमें आम आदमी की सहभागिता इसमें चाहिए, नंबर 1। दूसरा, हमें एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, एजुकेट करने में कि आप पानी का खपत कैसे कम करेंगे। देखिए, जब पानी की क्राइसिस होगी, आप स्वयं जानते हैं कि जब पेट्रोल की क्राइसिस हो जाती है तो गाड़ी को चलाना कम कर देते हैं, कम से कम। उसी तरह से हमें पानी के खपत को कम करना पड़ेगा। हमारी जो 5-6 इरिगेशन के बाद क्रॉपिंग होती है, हमें क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। हमको बल्कि ड्राई लैंड फार्मिंग शुरू करनी पड़ेगी और अपने कंजम्पशन, जो हमारी आदतें हैं, उन आदतों को हमें बदलना पड़ेगा। क्योंकि जो हम 5 और 10 बाल्टी से स्नान करते हैं, फिर हमें 1 और 2 बाल्टी पानी से स्नान करना पड़ेगा। जो पानी व्यर्थ होता है उसकी रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी और शहरों से जो सीवेज निकल रहे हैं, ट्रीटमेंट के बाद इसको सिंचाई के लिए और अन्य कामों के लिए इसको प्रयोग में लाना पड़ेगा। तभी जाकर पानी की क्राइसिस से हम बच पाएंगे। फ्लो को भी छोड़ देना चाहिए क्या, थोड़ा बहुत गंगा के फ्लो? देखिए, फ्लो छोड़ने के लिए तो छोड़ देंगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन आई डाउट कि जो लोग बिजली पैदा कर रहे हैं और वहां यदि पानी की कमी हो गई उनके बांध में, तो उनका थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएगा। ऐसा हमारे आपके पास कोई नहीं है कि हम ऑर्डर कर दें कि हम जो है भीमगौड़ा कैनाल से पानी को दूसरी जगह सप्लाई नहीं करेंगे। तीसरी चीज हमने कहा इरिगेशन के बारे में। रातों रात ओवरनाइट गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं कर सकती कि हम सिंचाई के लिए पानी नहीं देंगे। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा हमको और धीरे धीरे हर प्रदेश को, यदि वाटर के मामले में दिल्ली है, दिल्ली को यदि वाटर के मामले में सस्टेनेबल बना दिया जाए तो यूपी से पानी नहीं जाएगा। यदि हम इरिगेशन टेक्नोलॉजी चेंज कर लें तो फिर हमें फ्लड इरिगेशन के लिए पानी नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी और पॉलिसी भी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर आधारित होनी चाहिए, तभी हम समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। गंगा से जुड़े साइंटिस्टों का मानना है कि गंगा के अंदर जो पानी का फ्लो होना चाहिए वो काफ़ी कम है, जिसके वजह से मार्च के महीने में ही जो है गंगा में रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं।
जो आने वाले समय में निश्चित रूप से एक चिंता का सबब बन सकता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस पे आत्ममंथन करे और गंगा को लेकर के कोई बड़ा कदम उठाए, क्योंकि मार्च के महीने में अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो अभी मई और जून का महीना बाकी है। प्रभात साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।